Okay, so we'll be discussing this, measurement of national income. So in our last class, we studied about the different aggregates of national income, plus we studied about the different concepts which are associated with national income. What are the precautions which are needed to be taken in consideration while calculating national income? These all things we discussed, we also discussed the circular flow of income. We discussed some of the factors of production also, and the critical terminology. सर थोड़ा सा GDP and GNP. सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दीजिए ना. इंट्रोडक्शन कर दें? अच्छा ठीक है, तो नेशनल, हाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, हम नहीं थे उस दिन. ओके नो प्रॉब्लम. जो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ना शुरू किए थे, तो जो फर्स्ट स्लाइड वाला क्लास था हम लोग का, ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट थे ना. क्या कंसेप्ट था? जैसे जीडीपी था, जीएनपी था, एनएफआईए था, फिर एनएनपी था, है ना, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस किए, सब्सिडी, ये सारी चीजें डिस्कस की. ये सब क्या थे? ये एग्रीगेट्स थे. एग्रीगेट्स कहने का क्या मतलब है कि the values of these things will either be given in your exam, the values of some of the things will be there in your exam, okay, and you have to calculate finally NNP, that is net national product at factor cost. NNP FC बोलते हैं इसको, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो है उसी को हम लोग पॉपुलर लैंग्वेज में नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है. तो क्या है, अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है, एनएनपी एफसी को कैलकुलेट करने के लिए, या जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, एनडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट के कुछ मेथड्स को डेवलप किया गया है ना. ये 3 तरह के मेथड्स हैं. एक आपका प्रोडक्ट मेथड लिखा हुआ है, देखिए आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ये 3 तरह का मेथड है. बट व्हाई दिस 3 मेथड्स, है ना? Because the production is directly related to the generation of income. Wherever there will be production, there will be the generation of income. जहां भी प्रोडक्शन का काम होगा वहां पे इनकम जरूर जनरेट होगा, है ना. अगर प्रोडक्शन का काम हो रहा है विदाउट द जनरेशन ऑफ इनकम, देन देयर इज नो पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द वर्क ऑफ प्रोडक्शन, नो. सो प्रोडक्शन, if the production process is going on, it means there is some income generation. वहां पे कुछ इनकम जनरेट हो रहा होगा जहां प्रोडक्शन का काम हो रहा है. कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस क्यों करता है? ताकि वो उससे इनकम जनरेट कर सके, है ना, उससे पैसे कमा सके. तो wherever there is production, there is income generation also. And when there is income in the hands of households and the individuals of our country, then they will demand for goods and services. जैसे ही इनकम उनके पास आएगा, हाउसहोल्ड्स के पास या फिर इंडिविजुअल्स के पास, वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे मार्केट में, है ना. और ये गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए उनको एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है. इसीलिए प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो एक रोटेशनल साइकिल में रोटेट करते रहते हैं. वो हमेशा एक दूसरे के अगल बगल मूव करते रहते हैं. अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा. वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने कहां से लिया? सोसाइटी से लिया. सोसाइटी के लोगों ने ही अपना फैक्टर सर्विसेज उसको रेंडर किया, ठीक है. सोसाइटी के मेंबर्स ने उसको फैक्टर सर्विसेज रेंडर किया, है ना. अब उन फैक्टर सर्विसेज के मिलने के एवज में वो क्या करेगा? वो फैक्टर पेमेंट करेगा. जब वो फैक्टर पेमेंट करेगा तो इसका सबसे पहला मतलब ये है कि प्रोडक्ट जनरेशन हुआ. प्रोडक्ट जब जनरेट हुआ तो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा गया होगा, है ना. प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोगों ने अपना लेबर दिया, लोगों ने अपना एफर्ट्स, अपनी सर्विसेज को रेंडर किया, है ना. उन सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर ने उनको पैसे पे किए, है ना, और फिर अपना गुड एंड सर्विस बेचा और वापस वो पैसे मार्केट से उठा लिया, कमा लिया, ठीक है. अब उस पैसे को वो क्या कर रहा है? अब उससे उसको जो इनकम जनरेट हुआ वो तो उसकी प्रॉफिट का हिस्सा है. अब इधर दूसरा साइड समझते हैं.
जहां पे हमारा एक नॉर्मल हाउस होल्ड या फिर एक इंडिविजुअल अपना सर्विस रेंडर कर रहा था एज फैक्टर सर्विस, उसको उसके लिए जब प्रोड्यूसर पेमेंट करता है तो उसके पास इनकम आता है। उस इनकम को वो क्या करता है, जैसे ही उसके पास वो इनकम आता है उसकी जरूरतें हैं भाई, है ना, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स Yes, sir. स्टार्ट्स डिमांडिंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है मार्केट में, जिसके लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, यही सारा चीज जो है ऊपर बहुत प्रिसाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। यू विल गो थ्रू दिस लेटर, ओके। So there are three methods which have been developed. The first one is product method, the second one is income method, and the third one is expenditure method. So let's discuss product method. Expenditure method. Okay, let's discuss product method. Okay, Shivam, you just mute your mic. Whenever you have to ask anything, you just unmute and ask. Okay, no problem. अब देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या है। कहता है अंडर दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। प्रोडक्ट मेथड है जिसका सिंपल ये मतलब है कि प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, उसी लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। यानी वेयर देयर इज प्रोडक्शन वी विल ट्राई टू कंप्यूट द वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री by the normal residents obviously, and produce the value of the goods produced or the services produced will be taken as a measure value in the calculation of national income। इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा प्रोडक्ट को, जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट हो रहे हैं वो जिस स्टेज पे हैं उसी स्टेज पे उनका वैल्यूएशन निकाला जाएगा। यानी प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि इस मेथड के अंडर हम लोग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे कहता है इट मेजर्स द नेशनल इनकम फ्रॉम द सम ऑफ द मार्केट वैल्यूज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कहता है इसके हिसाब से नेशनल इनकम क्या है इस मेथड के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका जो टोटल वैल्यू है वही नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन द मार्केट is equivalent to the national income under the product method। ठीक है, because we are only concerned with the production process। okay, यहाँ पे आगे लिखते हैं to understand this systematically we have to divide the economy in 3 sectors। कहता है इसको अच्छे से समझने के लिए 3 सेक्टर में आपको इकोनॉमी को डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपका प्राइमरी सेक्टर जो कि मेनली आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि वो आपको इंटरमीडिएट गुड्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वो है जो एक्चुअली प्रोडक्शन का काम करेगा, उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करेगा, उस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनाएगा। और थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, जिसका आपके प्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद अपने गुड्स और सर्विसेज को आप डिलीवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसका हाथ है। ठीक है, ये 3 आपके सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है। दीज आर दोज सेक्टर्स दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ओके, secondary stage, here actually the process of production will take place, manufacturing, construction, electricity, gas, water supply, etc. This is secondary sector. They will actually be producing goods and services. Now come to the tertiary sector. It is also known as the aids to trade. These are the helps which are required in order to carry on the process of production and distribution smoothly। तो बैंकिंग है भाई, बैंक के थ्रू पेमेंट आएगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन है, आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजना है, रॉ मटेरियल्स को रिसीव करना है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप दूसरे बिजनेस डीलर्स से, होलसेलर से डिस्कस करना है आपको अपने इश्यूज को, इंश्योरेंस है, आपको अपने गुड्स और सर्विसेज को इंश्योर्ड भी रखना है, ट्रेड और कॉमर्स, ये सारा सब कुछ जो है आपका वो टर्शियरी सेक्टर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर सम्ड अप टू कैलकुलेट जीडीपी। कह रहा है कि प्रोडक्ट मेथड के अंडर जब हमको जीडीपी कैलकुलेट करना होता है तो हम ये तीनों सेक्टर्स का जो टोटल है, ठीक है, उसको जोड़ देते हैं और हमारा जीडीपी आ जाता है। दिस मेथड इज पॉपुलर, हाउएवर इट हैज अ लिमिटेशन ऑफ डबल अकाउंटिंग। देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच फॉलो दिस प्रोडक्ट मेथड while calculating their national income. Though it is popular, but it has a shortcoming, it has a disadvantage, and that disadvantage is what? The disadvantage of double accounting. Double accounting मतलब एक ही चीज हो सकता है 2 बार काउंट हो जाए।
ठीक है। टू अवॉइड दिस 2 अल्टरनेटिव मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। कह रहा है कि इसी मेथड के अंदर, प्रोडक्ट मेथड के अंदर ही 2 तरीके से नेशनल इनकम को निकाला जा सकता है। एक है फाइनल प्रोडक्ट मेथड और एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट मेथड क्या है। नाम से ही, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड करेंगे। आप लोग को तो ये बात याद ही होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को तो इंक्लूड ही नहीं करना है हम लोग को, है ना। तो इसमें हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जब एक कमोडिटी फाइनली एक फिनिश्ड गुड में रेडी होगा तब ही उसका हम कंप्यूटेशन करेंगे, तब ही उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, कहता है इन दिस मेथड जीडीपी इज फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन ईयर। एक साल में एक देश के अंदर या एक इकोनॉमी के अंदर टोटल कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने और उनका क्या वैल्यू है, वही जीडीपी होगा इसमें। द वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग। तो ये आपको याद रखना है कि in the accounting of national income, the value added goods are never taken into the intermediate goods are never taken into consideration. Okay, now let's discuss what is GDP according to this final product method. GDP will be equivalent to market value of all the final goods and services, which can be written like this. Okay, if we write it in a formula, okay, P1, that is the product one, when multiplied with Q1, that is the total quantity of product 1, plus P2 and Q2, and it will go so on to P and Qn. You have just to measure the value of all the final goods and services which are being produced in the nation. Okay, now we have GDP and from GDP we can calculate GNPS. अब हम लोग के पास GDP तो निकल गया, हमने हमारे देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक साल में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनको ऐड कर लिया भाई, उनके प्राइस के साथ उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अब हमारे पास टोटल जीडीपी आ गया है। अब हमारे पास जीडीपी आ गया है, हमको जीएनपी कैलकुलेट करना है। तो डोमेस्टिक और नेट में फर्क किसका होता है, एनएफआईए का होता है। ठीक है, जब भी डोमेस्टिक के साथ आप एनएफआईए को जोड़ देंगे वो नेशनल में चेंज हो जाएगा। यानी जीएनपी निकालने के लिए हमें जीडीपी ऑलरेडी दिया हुआ है, जीडीपी में हम एनएफआईए को जोड़ देंगे तो जीएनपी निकल आएगा। अब जीएनपी निकल आया तो एनएनपी निकाल लेते हैं। अब ग्रॉस और नेशनल में किसका फर्क होता है, ग्रॉस और नेशनल में डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। तो एनएनपी आपको निकालना है, जीएनपी आप निकाल चुके हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, आपका एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा बॉम्ब नहीं है जो यहाँ पे लिख दिया। आप लोग पहली बार आज सुने तो लग रहा होगा कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या आ गया। कह रहा है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का ये मतलब है कि एनएनपी क्या है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एमसी बोलते हैं उसको, वो अलग चीज है। ठीक है, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है कि फैक्टर रेंडर करते समय आप जो पैसा खर्च किए वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। यानी फॉर रेंडर, सॉरी फॉर आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, for hiring or buying a factor of production you need to incur certain expenses on that and which is known to be the factor cost. तो NNP at factor cost निकालने के लिए NNP में से net indirect tax घटा दीजिए, आपका NNP at factor cost आ जाएगा। अब नेशनल इनकम निकालना है भाई, तो नेशनल इनकम होता ही NNP at factor cost। नेशनल इनकम को हम दूसरे भाषा में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मैंने आपको क्लास की बिगनिंग में ही, शुरू में ही, फर्स्ट क्लास में ही लेक्चर में बताया था कि एनएनपी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। एनएनपी नेशनल इनकम निकालने का सबसे प्योर, ठीक है, फॉर्म है। अब आइए नीचे। ठीक है, कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट to avoid double accounting under this method because a good may be used as a final product by one sector and as an intermediate good by the another। कह रहा है भाई इसमें लेकिन डबल अकाउंटिंग का बड़ा खतरा है इस मेथड में, फाइनल प्रोडक्ट मेथड में, क्योंकि जो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है हो सकता है वो बिजनेस सेक्टर के लिए फाइनल प्रोडक्ट ना हो। बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया, ये बुक से इनफैक्ट लिया हुआ है कि जैसे आपके पास गेहूं का क्या बोलते हैं उसको, आटा है। ठीक है, अब हम हाउस होल्ड सेक्टर्स के लोग हैं, हमारे लिए तो आटा डायरेक्ट कंजम्पशन की चीज है, आटा मिला हम रोटी बनाएंगे खा लेंगे, है ना। लेकिन बिजनेस सेक्टर को अगर वही आटा मिलेगा तो हो सकता है वो उससे ब्रेड बनाए, तो उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, हमारे लिए फाइनल गुड था, है ना। इसीलिए इसमें प्रॉब्लम ये है
ठीक है। इसमें इस मेथड में, फाइनल प्रोडक्ट मेथड में प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड किसी एक सेक्टर के लिए है वही दूसरे सेक्टर के लिए फाइनल गुड हो जाता है। तो इसमें ये आइडेंटिफाई कर पाना कि फाइनल गुड क्या है ये डिफिकल्ट है। अब आइए, ये पहला था फाइनल प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और ये दूसरा है आपका वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? कहता है कि जब भी एक इंटरमीडिएट गुड अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरता है तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में उसकी वैल्यू में कुछ ऐड होता है, यानी उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, घट भी सकती है पर जनरली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी आटा जो कि 10 रुपए किलो था, जब वो एक ब्रेड फैक्ट्री में पहुंचता है और वहां पे प्रोसेस होता है तो उसी 1 किलो आटे से बना हुआ आधा किलो का जो ब्रेड है उसका वैल्यू 25 रुपए हो जाता है। तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? 15 रुपए और ऐड हो गया वैल्यू में। तो वैल्यू एडेड ये कहता है कि प्रोडक्शन स्टेज पे, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जितना वैल्यू ऐड हो रहा है सिर्फ उसको हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इन दिस मेथड वैल्यू इज क्रिएटेड एंड एडेड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सच एन एडेड वैल्यू इज यूज्ड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। कह रहा है डिफरेंट स्टेज में एक इंटरमीडिएट गुड के साथ वैल्यू एडिशन का काम होता है ना। इसी एडेड वैल्यू को हमको नेशनल इनकम में लेना है। कहता है वी कैन सिंपली से दैट अंडर दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन जीडीपी इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज एडेड बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहा है इस मेथड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जीडीपी किस चीज के बराबर होगा? जीडीपी बराबर होगा, ठीक है, जीडीपी बराबर होगा जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, उनका अगर हम सम कर लें तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। टू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड at a particular stage of production, the cost of intermediate product is deducted from the total output of the product। अब आपको ये जानना है कि स्टेज नंबर 2 में कितना वैल्यू ऐड हुआ, तो कैसे निकालेंगे? स्टेज नंबर 2 में जो गुड फाइनली प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू 15 रुपए है, ठीक है, और मटेरियल जो वो खरीद के लाया था 15 रुपए का गुड बनाने का वो 5 रुपया था। तो वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में से यानी 15 रुपए में से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट घटा देंगे, यानी रॉ मटेरियल का पैसा घटा देंगे, यानी 15 रुपए में से 5 रुपए घटा देंगे तो वैल्यू ऐड हुआ 10 रुपए, ठीक है। ये आपको अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, ओके। यस सर। कहता है अब दो चीजें इसमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, और नेट वैल्यू एडेड है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हटा दीजिए, ठीक है। ये जो अभी हम लोग ठीक ऊपर डिस्कस किए कि टोटल आउटपुट जो हेलो, आर वी ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस ओके, जो यस। टोटल वैल्यू जो है यानी प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है जो उस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से फाइनल बन के निकला, ठीक है, उसमें से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स घटा दीजिए तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। अच्छा, ये कितने लोग को समझ में आया कि हर स्टेज पे कैसे वैल्यू ऐड हो रहा है? ये कितने लोग को समझ में आया, नहीं आया? हम फिर से समझाएंगे अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर से कर दीजिए। आ गया सर। शिवम, नहीं आप सर एक जैसे मान लो ना कि लोहा स्टील बनाने वाला एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो स्टील तो एलॉय है ना, स्टील एलॉय होता है, यानी स्टील कोई मिनरल नहीं है, मिनरल है आयरन, आयरन से स्टील बनाया जाता है। एक माइनिंग इंडस्ट्री है, उसने आयरन निकालने का काम किया, ठीक, आयरन को निकाला और बेच दिया। किसको बेचा? स्टील बनाने वाली कंपनी को, टाटा को बेचा, ठीक है। अब आयरन बनाने वाली कंपनी जो है
सॉरी आयरन एक्सट्रैक्ट करने वाली जो कंपनी है, उसके लिए जैसे ही वो आयरन को एक्सट्रैक्ट की होगी वही उसके लिए फाइनल गुड रहा होगा, रहा ना, तभी तो बेच दिया उसको। वो बेचा किसको? Yes, sir. बनाने वाली फैक्ट्री को। स्टील बनाने वाली फैक्ट्री के लिए आयरन रॉ मटेरियल है, उसके लिए फाइनल गुड उसका स्टील है, ठीक है। तो वो आयरन को लिया और प्रोसेस करना शुरू किया। आयरन खरीदा 10 करोड़ में और उससे स्टील बनाया 15 करोड़ का। अब उसके लिए फाइनल गुड क्या है? स्टील है 15 करोड़ का। 5 करोड़ का वैल्यू ऐड हुआ है यहाँ पे। अब स्टील तो डायरेक्ट कहीं यूज नहीं होता है ना, स्टील का या तो थाल बनना चाहिए, प्लेट बनना चाहिए, चम्मच बनना चाहिए, चाकू बनना चाहिए, बड़े बड़े फ्रेम्स बनने चाहिए, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। कोई स्टील खरीद के घर में तो रखता नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उसको कई तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब वही स्टील एक कंपनी खरीदती है जो क्रॉकरी सॉरी जो आपके यूटेंसिल्स बनाने का काम करती है, बर्तन बनाने का काम करती है। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? 15 करोड़ का स्टील हुआ। अब उस 15 करोड़ के स्टील को यूटिलाइज किया, वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में ले गया और उससे बनाया 30 करोड़ का प्लेट। तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? 15 करोड़ और रुपए वैल्यू ऐड। 15 करोड़ और तो आपको एक लेवल पे अगर निकालना है कि स्टेज नंबर 3 में जब स्टील से प्लेट्स बनाए जा रहे थे तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, तो प्लेट का टोटल वैल्यूएशन कितना आया? 30 करोड़। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? 30 करोड़ आया। 30 करोड़ में से माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कितने का स्टील खरीदा था? 15 करोड़ का, हटा दिया, 15 वैल्यू एडेड आ गया, ठीक है। कहता है 15 आ गया। हाँ, between the value of goods as they leave a stage of production and the cost incurred when they enter that stage। कहता है वैल्यू एडेड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस है, यानी अंतर है। किन दो चीजों के बीच का ये अंतर है? जब एक गुड एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे एंटर करता है और जब वो उस स्टेज को छोड़ के फिर आगे जाता है, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस ही जो है वो ग्रॉस वैल्यू आपका वैल्यू एडेड है, ठीक है। अब आइए इस मेथड के हिसाब से जीडीपी क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इस मेथड के हिसाब से जीडीपी इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है किसके? वो अलग अलग वैल्यूज जो ऐड हुए एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन में। कहता है इससे अगर हमको जीडीपी दिया तो जीएनपी निकाल लेंगे, यानी जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआई जोड़ देंगे, ठीक जैसा ऊपर किए थे। अब हमारे पास जीएनपी भी आ गया, एनएनपी निकाल सकते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, एनएनपी आ गया। अब एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी एनआईटी को माइनस कर देंगे, और जैसे ही आप ये करेंगे आपका नेशनल इनकम आ गया, ठीक है। अब आइए बी मेथड, इनकम। ठीक है, इनकम मेथड, ठीक। अब देखिए इनकम मेथड क्या है। अभी हम बोले कि प्रोडक्शन सबसे पहला प्रोसेस है, जैसे प्रोडक्शन होता है उसके बाद इनकम जनरेशन का काम हो जाता है। इनकम जनरेशन का काम हो रहा है, अब यहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये मेथड जो है अपने नाम के जैसा ही काम करेगा। ये नेशनल इनकम को इनकम के टर्म्स में मेजर करेगा, ठीक है। किसके टर्म्स में मेजर करेगा? इनकम के टर्म्स में। इनकम किस 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 साइड से मेजर करता है ये नेशनल इनकम को? ये मेजर करता है प्रोड्यूसर के साइड से नेशनल इनकम को। कहता है दिस मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ फैक्टर इनकम। कह रहा फैक्टर इनकम के लिहाज से नेशनल इनकम को मेजर करेगा। यानी एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक प्रोड्यूसर जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहा है तो बदले में उनको जब सैलरी दे रहा है तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके पास क्या आ रहा है? फैक्टर इनकम आ रहा है, इनकम अंदर की ओर आ रहा है पैसा। Thus it is also called factor payment method। इसीलिए इसको फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जहां एक के लिए फैक्टर इनकम है वहां दूसरे के लिए वो फैक्टर पेमेंट भी तो है। जहां पे बिजनेस के लिए और बिजनेस और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच हमेशा ये डील हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो जैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर्स के लोग, ठीक है, बिजनेस सेक्टर के यहाँ काम करने लग रहे हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। वो उनके लिए क्या है? फैक्टर इनकम है, हाउस होल्ड लोगों के लिए। और दूसरी साइड, दूसरे हिसाब से जब देखें तो पेमेंट कर रहा है ना बिजनेस सेक्टर, तो उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट है। इसीलिए इस मेथड को, इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। कहता है इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल में, ठीक है, कितना पैसा जनरेट किया, कैसे जनरेट किया?
फैक्टर सर्विसेज दे करके, ठीक है, खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन के उन्होंने जितना पैसा जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ इनकम, 1 साल के अंदर वो नेशनल इनकम के बराबर होगा। तो यहाँ पे जीडीपी क्या है, यहाँ पे जीडीपी इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स, जितना वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट जो भी मिला पूरे देश में, ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे। उसके साथ क्या जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। जब ये 3 चीज जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, जब ये हम 3 चीज जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा जीडीपी। अब हमारे पास जीडीपी है, अब हमको जीएनपी निकालना है, एनएफआईए जोड़ दीजिए, जीएनपी निकल आया। अब एनएनपी निकालना है, डेप्रिसिएशन घटा दीजिए जीएनपी में से, आपको एनएनपी मिल गया। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनएनपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए और फिर आपका नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, क्या ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड, ठीक है। नेशनल इनकम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकम मेथड के हिसाब से। पहला कह रहा है वेजेस और सैलरी, कह रहा है जिस दुनिया में जितने भी लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो सब लेबर है, वो या तो इंटेलेक्चुअल लेबर है या फिजिकल लेबर है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई फिजिकल लेबर कर रहा है तो बस उसका ही वेज और सैलरी इंक्लूड करेंगे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो। जितना भी कंट्री के अंदर रेम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट का काम हो रहा है, सैलरी देने का काम हो रहा है, वेज का देने का काम हो रहा है, उनको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट। कहता है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द कैपिटल इज इंक्लूडेड। कैपिटल इन्वेस्ट आपने किया उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में लिया जाएगा। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नेट टर्म्स रेदर देन ग्रॉस टर्म। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इंटरेस्ट को हम हमेशा नेट इंटरेस्ट के रूप में शो करेंगे, ग्रॉस फिगर हमको नहीं दिखाना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, ये नेट इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नेट इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स टू अदर सर्विस, इंटरेस्ट पेमेंट्स टू अदर सेक्टर्स, आपने जो इंटरेस्ट का पैसा दूसरे सेक्टर को दिया और इंटरेस्ट का पैसा पेमेंट टू द बिजनेस सेक्टर को दिया, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो नेट इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक। आइए थर्ड, कहता है रेंट। कहता है जितना भी इनकम आपने रेंट के रूप में कमाया है, रेंट के रूप में कमाने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको कोई अपने काम के लिए यूज कर रहा है और आपको बदले में पैसे दे रहा है, कंपनसेट कर रहा है, जैसे आपका हाउस है, स्टोर है, आपका खेत है, ठीक है। तो इनसे कमाया हुआ पैसा, इनको रेंट में दे करके कमाया हुआ जो रेंट का पैसा है उसको हम इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट, कह रहा है प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, डिविडेंड्स आ जाएगा, यानी शेयर के ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट के ऊपर सरकार आपसे प्रॉफिट टैक्स लेती है, जब वो जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगते तो सरकार बोलते भाई इसके ऊपर भी टैक्स दे, ठीक है, तो प्रॉफिट टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आपके पास बहुत सारा ऐसा प्रॉफिट होता है जो आप नहीं बांटते किसी के साथ, वो पूरा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और अगर आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही काम करते हैं, ठीक है, तो उसको भी दिखाना है, वो भी प्रॉफिट ही है। आप सीईओ हैं, ठीक है, आप ही का ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही बनाए थे और आज ही आप उस कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, आप ही हैं। तो अब आप सीईओ हैं तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर अपने लिए सैलरी दिखाते होंगे ना, वो भी। पर एनआईटी, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स आ जाता है, एक्साइज आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, ठीक है। एनआईटी निकाल घटा देते हैं, ठीक। अब आइए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, वियर एंड टियर है, ठीक है। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। आपको याद रखना है कि ग्रॉस अगर आपको दिया है और नेट निकालना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, ठीक है। अगर आपको नेट दिया हुआ है, ग्रॉस निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, in order to calculate NFIA we can NFIA निकालने के लिए हमने
विदेश से जितना पैसा उसमें से हमको घटा देना है कि हमारी कंट्री में से कितना पैसा फॉरेनर पेमेंट गया है, यानी वहां के लोग हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, हमारे देश के लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, तो जितना हमने वहां से कमाया उसमें से जितना हमने दिया उन लोगों को वो घटा दीजिए, आपका NFI आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको मजे से पढ़ो। हम लोग का क्लास कल है? कल नहीं है, कल है, परसों है। क्लास है कल हम लोग का। कल फ्राइडे, अब संडे को होगा। ओके Tomorrow it's holiday. ओके ओके। अब कल जाना है केडी बाजार, सर कल बोली नहीं जस्तै करेंगे। 4 बजेदेखि गर्दिनु। केडी सरले भन्नुपर्छ बेलुकै गर्नलाई। ए सर बिहान हुँदैन कि लाइक 9 बजेपछि त क्लासै गर्न पाइँदैन। एक्लै खाइरहनु भएको छ, हामीले सब देखिरहेको छु। केडी सरलाई भन्नुपर्छ 4 बजे। अरे 4 बजे भन्नुपर्छ। सुनिए, केडी सरले 4 बजे भन्नुपर्छ। अरे शिवम यस सर। शिवम बहुत नाराज है, वो क्या हुआ? यस सर। नाराज क्यों हो? कहाँ नाराज है सर? बहुत गुस्से में है यार, क्यों? शिवम सर धेरै सब सर सब बोलते हैं बस। टाइममा पढाते पैसा नहीं मात्रै दिन्छ सब टिचरहरूले भनेर पुरै बम छ। अरे बाप रे बाप, हम क्लास ले लिए, हम नहीं है भाई, हमको मत इंक्लूड करना। ठीक है, आप भी हो। हम सुबह सीधे लेना सर था क्लास। गोपाल सर को बोलते हैं, हम किसी को नहीं बोलते हैं सर। ठीक है, डायरेक्ट बोलोगे क्या? सर नहीं सर, हम बच्चे गोपाल सर सर से कब बात करेंगे? किए थे परसों। अकाउन्ट र बच्चे म्याथको लाल सर। किरा त मुन बन्द कर यहाँ इकोनोमिक क्लासमा के यार तेरो म्याथ चुप ना यार। चुप। बच्चे लाल सर का तो सर नहीं कुछ हमको। हेड सर बच्चेलाल सर को बोलना पड़ेगा सर वरना हो गया हमारा। इकोनोमिक्स सर छिटो सकाएर भयो भने सर तपाईँ एकाउन्टको थ्योरी रिवाइज गरिदिनु नि सर हाम्रो। मजा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो फिर बोल करवा गया दीजिए। बस। हाँ करवा दीजिए, कम बहुत से कम अच्छा। 20 मार्क्स वो भी अच्छा से हो जाएगा। ओके बाय गाइस। ओके सर हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने, बहुत हो गया। चलो हमारे पास ल सर। अब होगा पढ़ाई कल। सर बाय। बाय सर।